किस्से कहानियाँ। दिसंबर का महीना चल रहा था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शीतपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था और सूरज के दर्शन भी कई दिनों से नहीं हुए थे। गांव की गलियां सुनसान थीं और लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन इस बार की ठंड ने इसे किसी डरावने सन्नाटे में बदल दिया था। माँ देखो, आज भी धूप नहीं निकली। सब कुछ सफेद सा लग रहा है। लगता है जैसे ठंड हर जगह छा गई है। हाँ बेटा, यह ठंड तो जानलेवा होती जा रही है। सुबह से हाथ पैर सुन्ने हो रहे हैं। तेरे पापा खेत पर कैसे काम कर रहे होंगे, यही सोच रही हूँ। माँ, इतनी ठंड में खेत में जाना तो खतरनाक होगा। क्या पापा को मना नहीं कर सकती? खेती छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? ठंड चाहे जितनी हो, काम तो करना ही पड़ेगा। माँ, मेरी उंगलियां जम रही हैं। स्कूल का होमवर्क भी नहीं हो पा रहा। इतनी ठंड में कुछ लिखना भी मुश्किल हो गया है। दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे ठंड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। क्या ठंड हमेशा इतनी बुरी होती है? इतनी बुरी ठंड मैंने भी कई सालों में नहीं देखी। भगवान से प्रार्थना करो कि सब जल्दी ठीक हो जाए। नेहा का पिता रघु, जो खेत में काम करने गया था, वो अंदर आता है और वह ठंड से कांप रहा है। लगता है इस बार की ठंड सब कुछ बर्बाद कर देगी। खेतों में पानी तक जमने लगा है। अब फसल का क्या होगा? ठंड इतनी है कि जानवर भी बीमार पड़ रहे हैं। भगवान ही मालिक है। ये ठंड अगर ऐसे ही चलती रही तो न खेती बचेगी न हम। अगले दिन सुबह गांव के चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हुए। ठंडी हवा बह रही थी और कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम थी। सभी ने अपने अपने सिर और कान ढक रखे थे। चौपाल के बीचों बीच एक अलाव जल रहा था, जिसके चारों ओर गांव के लोग हाथ सेंक रहे थे। भाइयों और बहनों, इस बार की ठंड ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमारी फसलें सूख रही हैं, पानी जम चुका है और जानवरों का चारा भी खत्म हो रहा है। काका, यह अलाव जलाने से कुछ नहीं होगा। हमारे घरों में ठंडक इतनी बढ़ गई है कि बच्चों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे छोटे बेटे को तेज बुखार हो गया है। डॉक्टर तक जाने का रास्ता इतना लंबा और ठंडा है कि मैं उसे लेकर जा भी नहीं पा रही। ये ठंड तो हमारे लिए अभिशाप बन गई है। हमें मिलकर कुछ करना होगा। अगर हम सब मिलकर काम करें तो शायद इस समस्या का कोई हल निकल सके। हमें घर घर जाकर लकड़ी और पुराने कपड़े इकट्ठा करने होंगे और जो बीमार हैं उनके लिए गांव में ही दवा और गर्म जगह का इंतजाम करना होगा। हाँ, और जंगल से सूखी लकड़ी लानी होगी ताकि हर घर में अलाव जल सके। उस रात नेहा का परिवार रसोई में बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़कियों से ठंड अंदर आ रही थी। चूल्हे पर रोटी पक रही थी और पूरा परिवार उससे थोड़ी गर्मी लेने की कोशिश कर रहा था। माँ, क्या ये ठंड कभी खत्म नहीं होगी? बेटा, ये मौसम है, हर मुश्किल का हल होता है। हमें बस इंतजार करना होगा और अपना ध्यान रखना होगा। माँ, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो गांव में कई लोग बीमार पड़ सकते हैं। नेहा सही कह रही है। हमें जल्दी ही एक योजना बनानी होगी। अगले दिन सुबह गांव के कुछ युवा और बड़े मिलकर लकड़ी लाने जंगल की ओर निकले। हवा बहुत ठंडी थी और हल्का कोहरा हर ओर फैला हुआ था। जल्दी करो दोस्तों, जितनी जल्दी लकड़ी इकट्ठा करेंगे उतनी जल्दी लौट सकेंगे। ठंड में ज्यादा देर जंगल में रहना खतरनाक हो सकता है। सही कह रही हो नेहा, पर ध्यान रखना, जंगल के रास्ते बहुत फिसलन भरे हैं। फिसलने से ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं ठंड में हम ही लकड़ी जैसे न जम जाएं। सब हंस पड़ते हैं, पर ठंड इतनी ज्यादा थी कि हंसी भी जल्दी थम गई। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद सभी ने लकड़ियों के गट्ठर तैयार कर लिए। चलो अब जल्दी गांव लौटते हैं। इन लकड़ियों से कई घरों में राहत पहुंचेगी। गांव लौटते समय सभी ने एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया। लकड़ी इकट्ठा करने के बाद नेहा और रामू ने लकड़ियां गांव के घर घर पहुंचाने का फैसला किया। सीमा का परिवार इन दिनों ठंड की मार झेल रहा था। उनका छोटा बेटा रोहन कई दिनों से बीमार था। सीमा ने ठंड के कारण उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाई। रात का समय था और पूरा परिवार एक ही कमरे में जमा हुआ था। यह ठंड तो जैसे जानलेवा बन गई है। रोहन का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं सोच रहा हूँ
क्या कुछ लकड़ी खरीदने का इंतजाम कर पाऊंगा? बिना अलाव के हालत और खराब हो रही है। पर पैसे भी कहाँ से आएंगे? और ये ठंड इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं लग रही। रोहन पास ही बिस्तर पर पड़ा था। वह थर थर कांप रहा था। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हें जल्दी ही ठीक कर देंगे। अगले दिन सुबह रवि ने अपने मालिक सेठ गोपाल से मदद मांगने का फैसला किया। सेठ गोपाल गांव के सबसे बड़े जमींदार और व्यापारी थे। रवि ठंड से कांपते हुए सेठ गोपाल की कोठी पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा चौकीदार उसे अंदर लेकर गया। आओ रवि, इतनी ठंड में कैसे आना हुआ? सेठ जी, मेरी पत्नी और बच्चे ठंड में बहुत परेशान हैं। मेरा बेटा बीमार है। अगर कुछ सूखी लकड़ी मिल जाती तो हमें थोड़ी राहत मिल जाती। लकड़ी? अरे ये ठंड तो सभी को झेलनी पड़ रही है। मेरे पास जितनी लकड़ी है सब मेरी ज़रूरतों के लिए है। सेठ जी, मैं आपके एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा, लेकिन अभी मेरे बेटे की जान खतरे में है। देखो रवि, मैं सबकी मदद नहीं कर सकता। तुम जाओ और कहीं और से इंतजाम करो। रवि मायूस होकर लौट आया। गांव लौटने पर रवि ने देखा कि नेहा और रामू लकड़ियां बांट रहे थे। नेहा, यह लकड़ियां कहाँ से आईं? हमने जंगल से लकड़ी इकट्ठा की है। हर परिवार के लिए थोड़ी थोड़ी बांट रहे हैं। ये लो, तुम्हारे घर के लिए भी। नेहा, तुमने हमारी जान बचा ली। मैं नहीं जानता था कि गांव के लोग इतनी मदद करेंगे। सीमा के घर में लकड़ी जलने के बाद अलाव की गर्मी महसूस हुई। अब रोहन को ठंड से राहत मिलेगी। यह गांव के लोगों की मदद के बिना संभव नहीं था। हम सब मिलकर इस ठंड का सामना कर सकते हैं। यही गांव की ताकत है। गांव में लकड़ी जलने और डॉक्टर की मदद से हालात सुधरने लगे। बिजली विभाग ने भी गांव में बिजली बहाल कर दी। हर घर में गर्मी और राहत का माहौल था। पापा, हमारी मेहनत सफल हो गई। अब किसी को ठंड से डरने की जरूरत नहीं है। ये सब गांव की एकता का परिणाम है। गांव वालों ने समझ लिया कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, कोई मुश्किल उन्हें तोड़ नहीं सकती। ठंड अब भी थी, लेकिन डर गायब हो चुका था। कहानी ने दिखाया कि एकता, हिम्मत और सहयोग से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। ठंड का कहर अब उनके साहस और सहयोग का प्रतीक बन गया। रघु और मोहन नाम के दो भाई एक छोटे से गांव में रहते थे। रघु बड़ा और शांत स्वभाव का था, लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वहीं मोहन छोटा, जिज्ञासु और नटखट था। दोनों खेतों में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उनकी मासूमियत और भोलेपन के कारण वे अक्सर मुश्किलों में फंस जाते थे। एक दिन काम खत्म करने के बाद दोनों भाई खेत के पास के एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। सूरज ढलने लगा था और गांव की हवा ठंडी और सुकून भरी थी। भाई, ये खेतीबाड़ी कब तक करेंगे? दिन भर खटते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं बचता। तो और क्या करें भैया, यही तो हम जानते हैं। सोच रहा हूँ गांव के बाहर जाकर कुछ नया करें। शहर में काम करेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, दुनिया देखेंगे, कुछ सीखेंगे। सच कहते हो भैया, यहाँ तो बस मिट्टी में खटते रहो। चलो बाहर चलते हैं, शायद किस्मत बदल जाए। खेत का काम खत्म करने के बाद दोनों भाई घर लौटे। घर में उनकी माँ खाना बना रही थी। जैसे ही दोनों पहुंचे, माँ ने उनके लिए रोटियां और दाल परोसी। आ गए मेरे बेटों, बहुत थक गए लगते हो। आओ खाना खा लो। हाँ माँ, आज खूब मेहनत की, फसल भी ठीक लग रही है। लेकिन मेहनत के बाद भी हमारे हाथ तो खाली ही रहते हैं। ऐसी बात क्यों करते हो बेटा? भगवान का शुक्र है कि मेहनत से पेट तो भर रहा है। खाना खाते खाते रघु और मोहन ने अपनी माँ से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। माँ, एक बात कहनी है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? हम सोच रहे हैं कि गांव के बाहर जाए। यहाँ खेतीबाड़ी से हम सिर्फ गुजारा कर रहे हैं। बाहर जाकर काम करेंगे, कुछ सीखेंगे, पैसा कमाएंगे। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं। बाहर दुनिया बड़ी है, वहाँ शायद हमारे लिए कुछ अच्छा हो। माँ कुछ देर चुप रही। उनके चेहरे पर चिंता और प्यार के मिले जुले भाव थे। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मेहनती हो, लेकिन बाहर की दुनिया बहुत बड़ी और मुश्किल है। मैं कैसे तुम्हें अकेले जाने दूँ? माँ, हम छोटे बच्चे नहीं हैं। हम साथ रहेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे।
और हर महीने आपको पैसे भी भेजेंगे। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, हम अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस आ जाएंगे। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने बेटों का हौसला नहीं तोड़ा। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत बाहर है तो जाओ, लेकिन याद रखना, ईमानदारी और मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। अपनी माँ की बात हमेशा याद रखना। दोनों भाई खुशी से माँ के गले लग गए। हम आपको निराश नहीं करेंगे माँ। हाँ माँ, हम जरूर कुछ बड़ा करेंगे। अगली सुबह दोनों भाइयों ने अपनी सारी बचत इकट्ठा की, थोड़ा सा सामान बांधा और माँ का आशीर्वाद लेकर गांव से निकल पड़े। उनकी आंखों में बड़े सपने और दिल में नए जोश का जुनून था। दोनों भाई कई मील चलने के बाद एक नए गांव पहुंचे। गांव में बाजार सजा हुआ था, हर तरफ चहल पहल थी। वे गांव के चौराहे पर खड़े होकर इधर उधर देखने लगे। तभी एक आदमी जो दिखने में अमीर और प्रभावशाली लग रहा था, उनके पास आया। यह आदमी रामू था, जो असल में ठगी करने में माहिर था। अरे भाई, क्या आप लोग नए हो इस गांव में? जी हाँ, हम पहली बार आए हैं। कोई काम की तलाश में है? ओह, तो काम चाहिए। मैं इस गांव का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। भैया, यह तो अच्छा मौका है, हमें काम मिल गया। रामू ने उनकी भोली सूरत देखी और मन ही मन सोचा, ये दोनों तो मेरे लिए आसान शिकार हैं। इनसे पैसे ठगना बहुत आसान होगा। देखो, मेरे पास एक योजना है। अगर तुम अपनी पूंजी मुझे दो तो मैं तुम्हारे पैसे को 2 गुना कर दूंगा। मैं तुम्हारे पैसे से सोना खरीदूंगा और कुछ दिनों में मुनाफा वापस लाकर तुम्हें दूंगा। क्या ये सच है? अरे भाई, मुझ पर भरोसा रखो। मैं यहाँ का सबसे ईमानदार आदमी हूँ। दोनों भाई उसकी बातों में आ गए और अपनी सारी बचत रामू को दे दी। तुम चिंता मत करो, 1 हफ्ते में तुम्हें 2 गुना पैसा मिलेगा। मैं अब चलता हूँ, काम में लगना है। रामू वहाँ से चला गया, लेकिन 1 हफ्ता बीतने के बाद भी वह नहीं लौटा। भैया, लगता है हमें ठग लिया गया। चिंता मत करो भाई, हमने एक सबक सीखा है। अब हमें सतर्क रहना होगा। ठगे जाने के बाद रघु और मोहन ने सोचा कि इस गांव में रहना ठीक नहीं है। यहाँ के लोग उनके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। उन्होंने वहां से निकलकर दूसरे गांव जाने का फैसला किया। दोनों भाई नए गांव पहुंचे। यहाँ का माहौल थोड़ा शांत और साफ सुथरा था। गांव के बीच में एक बड़ा बाजार था। लोग अपनी अपनी दुकानें सजा रहे थे। भैया, यह गांव अच्छा लग रहा है। शायद यहाँ हमें काम मिल जाए। हाँ भाई, लेकिन इस बार हम ज्यादा सतर्क रहेंगे। अब किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करेंगे। जैसे ही वे बाजार में घूम रहे थे कि व्यक्ति ने उन्हें देखा। यह रामू था, जिसने पहली बार उन्हें ठगा था। अब वह अमीर गहनों का व्यापारी बनकर इस गांव में ठगी करने आया था। अरे, ये तो वही 2 मूर्ख भाई हैं। इनकी शक्ल देखकर ही लगता है कि ये फिर से मेरे जाल में फंस जाएंगे, लेकिन इस बार इनसे और पैसे ठगूंगा। अरे भाइयों, यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हें ढूंढ ही रहा था। अरे, यह तो वही आदमी है जिसने हमें ठगा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे पैसे कहाँ हैं? रामू ने तुरंत मासूम बनने की कोशिश की। उसने गहरी सांस ली और उनके सामने अपना दुखड़ा सुनाने लगा। भाइयों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैसे लौटाने ही वाला था, लेकिन सारा पैसा मेरी माँ के इलाज में लग गया और मैं 10 दिन बाद तुम्हें ढूंढते हुए वहां आया था, लेकिन तुम लोग वहां नहीं थे। तो हमारे पैसे क्या अब तक तुम्हारे पास नहीं है? सुनो भाई, मैं झूठा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पैसे 3 गुना करके लौटाऊंगा और अगर तुम मुझे और पैसे दोगे तो मैं तुम्हारा और भी ज्यादा फायदा करवा सकता हूँ। बस मुझे एक और मौका दो। पर तुम ये करोगे कैसे? सुनो, मुझे एक व्यापारी मिला है। वह सोने का बड़ा व्यापारी है। वह कहता है कि अगर हम उस पर निवेश करें तो 1 हफ्ते में पैसा 3 गुना हो जाएगा। सोचो, तुम्हारा कितना ज्यादा फायदा होगा। क्या तुम सच बोल रहे हो? इस बार हमें धोखा नहीं मिलेगा? मेरे सिर की कसम खाकर कह रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो? भैया, लगता है ये सच कह रहा है। क्यों ना इसे एक और मौका दें? ठीक है, लेकिन इस बार हमें पैसे जल्दी चाहिए। दोनों भाइयों ने अपने पास बचे खुचे पैसे रामू को दे दिए। तुम चिंता मत करो, कल सुबह मैं तुम्हारे पैसे 3 गुना करके ले आऊंगा। अभी मुझे जाने दो, व्यापारी से मिलना है। रामू पैसे लेकर मुस्कुराता हुआ चला गया।
भैया, लगता है इस बार हमारा पैसा बच जाएगा और हम भी अमीर बन जाएंगे भैया। भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन इस बार अगर उसने हमें धोखा दिया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगली सुबह रघु और मोहन बाजार में रामू का इंतजार कर रहे थे। वह अभी तक क्यों नहीं आया? उसने कहा था कि सुबह तक आएगा। रामू रातों रात वहां से भाग चुका था। भैया, यह आदमी हमें फिर से बेवकूफ बना गया। अब बहुत हो गया। इस बार मैं उसे सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगा। हमें उसे ढूंढना होगा। दोनों भाई गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने कसम खाई कि इस बार वे रामू को न केवल पकड़ेंगे बल्कि उसे सबक सिखाकर अपने पैसे भी वापस लेंगे। भैया, इस बार हमें चालाकी से काम करना होगा। हाँ, अब उसकी चालाकियों का जवाब उसी की भाषा में देंगे। इस बार हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। रघु और मोहन अपने साथ हुए धोखों से बहुत आहत थे, लेकिन इस बार उन्होंने रामू को सबक सिखाने की ठान ली। दोनों भाइयों ने तय किया कि इस बार वे अपनी चतुराई से रामू को उसी के जाल में फंसाएंगे। भैया, इस बार हमें कुछ ऐसा करना होगा कि रामू न केवल पकड़ा जाए बल्कि अपनी चालाकी का खामियाजा भी भुगते। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें ऐसा जाल बिछाना होगा कि वह अपनी लालच में खुद फंस जाए। रघु ने एक योजना बनाई। उन्होंने नकली गहने बनवाने का फैसला किया। हम नकली गहने बनाएंगे, लेकिन वे इतने असली लगेंगे कि कोई भी धोखा खा जाए। लेकिन भैया, अगर उसने हमें पहचान लिया तो? इस बार वह हमें नहीं पहचानेगा। हम ऐसा व्यवहार करेंगे कि उसे लगे हमने बड़ी संपत्ति पाई है और हमें पैसे की जरूरत नहीं। दोनों भाई गांव के एक पुराने सुनार के पास गए और चमकदार नकली गहने बनवाए। गहने इतने चमचमाते थे कि वे असली खजाने की तरह लग रहे थे। दोनों भाइयों ने पता लगाया कि रामू एक बड़े मेले में अपनी दुकान लगाकर ठगी कर रहा है। वे एक बड़ा सा बैग लेकर मेले की ओर निकल पड़े। भैया, यह बैग देखकर रामू को जरूर शक होगा कि इसमें कुछ बड़ा खजाना है। यही तो हमारी योजना है। उसे लालच में फंसने दो। अब हमारी बारी है। रामू ने दूर से ही दोनों भाइयों को आते हुए देख लिया। अरे, ये दोनों तो वही हैं। लगता है अब ये मेरे पैसे मांगने आए हैं, लेकिन इस बार मैं इन्हें फिर से फंसा लूंगा। रामू मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ा। अरे भाइयों, तुम लोग यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हारे पैसे लौटाने ही वाला था। पैसे? तुम्हारे जैसे आदमी से पैसे की उम्मीद ही क्यों करें? हाँ, अब हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। रखो अपने पास। क्या तुम लोग अपने पैसे नहीं चाहते? क्या कोई लॉटरी लग गई है? लॉटरी से भी बड़ी बात है। भैया ने एक बड़े व्यापारी की मदद की। उसने हमें शाही खजाने के गहने दिए। अब हमें तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं। रामू की आंखें चमक उठी। शाही खजाने के गहने? क्या सच में? हाँ, और हम इन्हें बेचने आए हैं, लेकिन हमें इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रामू ने बैग की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या मैं गहने देख सकता हूँ? देखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये गहने सस्ते में नहीं मिलेंगे। रघु ने बैग खोलकर उसमें से चमकते हुए गहने निकाले। गहने इतने असली लग रहे थे कि रामू की लालच और बढ़ गई। ये तो करोड़ों के लगते हैं। अगर मैं इन्हें सस्ते में खरीद लूं तो इन्हें बेचकर अमीर बन जाऊंगा। तो भाइयों, ये गहने कितने में दोगे? देखो, इनकी असली कीमत करोड़ों में है, लेकिन हमें जल्दी पैसे चाहिए तो 50 लाख में बेच रहे हैं। 50 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा? तुम इनकी असली कीमत जानते भी हो। यह शाही खजाने के गहने हैं। अगर नहीं खरीदने तो कोई बात नहीं, हम किसी और को बेच देंगे। रामू को लगा कि अगर वह इसे नहीं खरीदेगा तो उसका बड़ा मौका छूट जाएगा। ठीक है, मैं 50 लाख दूंगा, लेकिन तुम्हें गहने यहीं देने होंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, पैसे दो और गहने ले लो। रामू ने किसी तरह 50 लाख रुपए इकट्ठा किए और उन्हें दे दिए। ये लो तुम्हारे गहने, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब हम जा रहे हैं। रामू गहने पाकर बेहद खुश था। उसे लग रहा था कि उसने दोनों भाइयों को वापस से ठग लिया। अब मैं इन्हें बेचकर करोड़पति बन जाऊंगा। रामू ने गहनों को जांचने के लिए और बेचने के लिए एक सुनार के पास ले गया। सुनार ने गहने देखते ही कहा, ये गहने पूरी तरह नकली हैं, इनकी कोई कीमत नहीं। रामू का चेहरा सफेद पड़ गया। नकली? ये कैसे हो सकता है? मुझे ठगा गया। रामू ने तुरंत रघु और मोहन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तब तक वे वहां से जा चुके थे। मुझे मेरी चालाकी का जवाब मिल गया।
इन दोनों ने मुझे हरा दिया। दूसरी ओर रघु और मोहन ने अपनी चतुराई से न केवल अपने पैसे वापस लिए बल्कि रामू को भी उसकी करनी का फल चखा दिया। देखा भाई, चालाकी का जवाब चालाकी से देना ही सही होता है। हाँ भैया, और इस बार हमने उसे सबक सिखा दिया। भैया, अब हमने समझ लिया कि हमें मेहनत के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ भाई, और सबसे बड़ी बात यह कि हमें किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोनों भाई अपने गांव लौट गए और वहां एक सफल जिंदगी बिताने लगे। सीख, कहानी सिखाती है कि सच्चाई और मेहनत के साथ साथ चतुराई भी जरूरी है।